अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परदेस में जो बसते हैं पाकिस्तानी, वो दिन रात मेहनत करते हैं और इसलिए पैसा कमाते हैं कि मुस्तकबिल में वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बैरून मुल्क की गई जो उनकी कमाई है, इससे वो अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग सरमायाकारी करते हैं उन्हें रास नहीं आती है और इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये है कि उनकी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े हो जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी सिर्फ मईशत को मजबूत करने के लिए करते हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में एक बहुत बड़ा उनका किरदार होता है। जैसा कि चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डैम फ़ंड के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील भी की थी, जिस पर उन्होंने लब्बैक कहा और डैम फंड में दिल खोल कर पैसा भेजा और ये सिलसिला अभी तक जारी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जो कोशिश होती है, ये अपने देश की मिट्टी से वफादारी का एक मुंह बोलता सबूत है। लेकिन अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इदारे उस हद तक हमें कोशा नज़र नहीं आते जिस हद तक वो लोगों की मदद कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हक़ के हुसूल के लिए साल साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर उनकी सुनवाई हो पाती है। आज की स्टोरी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे, वो है बैरून मुल्क मुकीम ज़ियाउल्लाह की। जो ज़ियाउल्लाह हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी से है और एक बहुत अरसे से वो रोज़गार की गर्ज से बरतानिया में मुकीम है। ज़ियाउल्लाह ख़ियाबान सर सैयद सेक्टर 2 रावलपिंडी में उनका एक प्लाज़ा है जो कि 26 मरला पर मुहित है और इसके 3 फ्लोर और एक बेसमेंट है। इस प्लाज़े के आधे हिस्से की जो मलकियत है ये ज़ियाउल्लाह के पास है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा उनके भाई जुल्फ़िकार अली के नाम था, जिसने अपने हिस्से की जगह जो कि 13 मरले बनती है वो अव्वल गुल वल्द हैरत गुल को फ़रोग़ कर दी थी। प्लाज़ा एक ही बेसमेंट पर मुश्तमिल था और बेसमेंट के आधे हिस्से पर अव्वल गुल का भाई मोहम्मद सिद्दीक बतौर किरायादार नाजायज़ तौर पर काबिज़ रहा। मोहम्मद सिद्दीक ने मुतासरा शख्स ज़ियाउल्लाह के बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लिया और किराया अदा करना भी बाद में बंद कर दिया, जिस पर ज़ियाउल्लाह ने मोहम्मद सिद्दीक से कब्ज़ा और किराया वसूल करने के लिए अदालती कार्रवाई का सहारा लिया। ज़ियाउल्लाह का ये कहना है कि मोहम्मद सिद्दीक ने बदनीयती और बददियानती से उनके आधे हिस्से और बेसमेंट को बज़रिया फ्रॉड और जालसाजी हड़प करने की खातिर एक स्कीम के तहत मोहम्मद खिज़र नामी शख्स से एक मुआहदा ठेकेदारी मोहम्मद बिलाल स्टाम्प फरोज से तैयार करवाया और इसमें किराएदारी की जो शर्त थी वो लिखवाई गई, जबकि मुआहदे के टाइटल में ठेकेदारी दर्ज है। बकौल ज़ियाउल्लाह के इस सारी कार्रवाई का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी पेचीदगियों को पैदा करना है। मज़ीद ये है कि दोनों फ़रीक़ैन मोहम्मद सिद्दीक और खिज़र ने आपस में साजबाज करते हुए अपनी मर्ज़ी से मुद्दत किराएदारी 10 साल मुकर्रर करते हुए 10 लाख रुपए सिक्योरिटी की रकम भी दर्ज कर ली और प्लाज़े का जो नाम था ये ख़ियाबान प्लाज़ा की बजाय ज़िया प्लाज़ा रख दिया। ज़ियाउल्लाह का कहना है कि इन तमाम तर मामलात की वजह से उन्हें बहुत से मसाइल दरपेश हैं। अपने हक़ के हुसूल के लिए ज़ियाउल्लाह ने मुतल्लिका इदारों और ओवरसीज़ फाउंडेशन में भी बहुत सी एप्लीकेशंस दे रखी हैं, लेकिन वहाँ से भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। लिहाजा उनकी आला हुकाम से ये अपील है कि उनकी दादरसी की जाए। बरतानिया से ज़ियाउल्लाह हमारे साथ हैं, राजा का हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे माहिर कानून अज़हर सिद्दीक और ज़ियाउल्लाह के वकील हैं जाहिद सरवर कादरी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ इस्लामाबाद में हैं, उनसे बात करते हैं। राजा काशिफ, ये क्या मामला है और कब से ये अदालती कार्रवाई चल रही है और जो ज़ियाउल्लाह हैं वो ख़ुद कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? जी शाजिया, ये ख़ियाबान सर सैयद इलाका है, रावलपिंडी का बड़ा मारूफ तजारती इलाका है। वहाँ पे ये 26 मरले का इनका प्लाज़ा था। आधे की मलकियत ज़ियाउल्लाह साहब के पास है, आधे की मलकियत इनके भाई जुल्फ़िकार के पास थी, जिन्होंने अपना हिस्सा फ़रोख्त कर दिया। ये इनका किराएदार था मोहम्मद सिद्दीक, जो गुज़िश्ता 10 साल से इनका किराएदार था। ये कुछ जो मैंने इस पर काम किया उस पर स्टोरी में कुछ ये था कि ये आधा हिस्सा जुल्फ़िकार साहब अपना बेचना चाहते थे, उसके बाद शायद मोहम्मद सिद्दीक का भाई है उसने वो आधा हिस्सा ख़रीद लिया, उसकी वजह से कुछ क्लैशेस फिर मज़ीद बढ़े। फिर ज़ियाउल्लाह साहब शायद इसको खाली कराना चाहते तो उन्होंने खाली कराया, तो उसके खाली करवा लिया बैलफ के ज़रिए, अदालती बैलफ के ज़रिए खाली कराया। उन्होंने इनकी मशीनरी निकाल के तमाम कब्ज़ा अपने हवाले कर लिया। उसके बाद
जो ये कहते हैं कि हमने एक दरख्वास्त दी है उसके ख़िलाफ़, अपने जो खिज़र है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। खिज़र ने कोई जाली स्टाम्प पेपर किराएनामे का तैयार करा, जिसमें आपने बताया इंट्रो में कि 10 लाख सिक्योरिटी भी दर्ज की हुई है। वो उस हवाले से मैंने जिस चौकी में इन्होंने दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्त का मतन जो है वो ऐसे ही है कि जैसे किसी वकील, सीनियर वकील ने लिखा हुआ है। चौकी इंचार्ज जो है वो अंसार, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा 1 महीना कबल शायद ये दरख्वास्त आई थी, लेकिन उसके बाद मुद्दई किसी ने रब्ता नहीं किया। मैंने 2 दफ़ा रब्ता किया इनसे, जो अंसार है चौकी इंचार्ज। उसके बाद उन्होंने कहा मुद्दई ने किसी ने रब्ता नहीं किया। हमने जो मोहम्मद सिद्दीक है उससे भी रब्ता किया है, उससे भी बात की है। उसने 30 मिनट मेरे से बात की है फ़ोन पर। वो आना नहीं चाहता। वो कहता हमारे केस, कहता मेरा ये केस नहीं है, मेरा इसके अलावा 2 केसेस जो हैं अदालत में पेंडिंग हैं, जो ज़ियाउल्लाह साहब के साथ मेरे चल रहे हैं। और दूसरा उसने कहा कि ये को पहली दरख्वास्त मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुई, इससे कबल भी 6 से 8 दरख्वास्तें मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने दी हैं जो खारिज हो गई हैं। तो मैंने उन्हें कहा काफ़ी कि आप आएँ, आप स्क्रीन पर आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। उन्होंने कहा मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे वकील की तरफ से इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता स्क्रीन पर। लेकिन मैं ये बता दूँ कि इस समथिंग कुछ बिहाइंड द स्टोरी कुछ और भी चीज़ें हैं, शायद वो आपको बताएं। तो वो ये अब इस हवाले से ज़ियाउल्लाह साहब बताएंगे कि कुछ क्या वजह क्या बनी कि इन्होंने क्यों ऐसे सोचा कि इसको निकालो। जी ज़ियाउल्लाह, क्या ये मामला है सारा? ये मेरा किराएदार था 10 साल से। तो इसने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर ये कोई भी तब्दीली करेगा प्रॉपर्टी में तो ये मुझसे इजाज़त लेगा। इसने बगैर इजाज़त के मेरे प्लाजे के बेसमेंट की पिछली दीवार सारी की सारी निकाल दी, जिसकी वजह से मुझे जिसका इल्म हुआ तो मैंने इसको कहा कि भाई आपने ये काम गलत किया है। मैंने उस वक्त एक दरख्वास्त TMA को भी दी थी, जिसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर खुदा ना खास्ता ये अगर बिल्डिंग गिर गई तो इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी। उसकी नकल भी मेरे पास मौजूद है। तो इसने चूंकि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया था, जिसकी वजह से जो है ना मैंने इसको जो है बदरिया अदालत निकाल दिया। इसने इस चीज़ की ग्रज अपने दिल में रखी और उसने मुझे धमकियां भी दी। जब मैं मेरा केस अदालत में चल रहा था, चूंकि इसको मैंने निकाला तो इसने एक फर्जी बंदे को और को उसको पैसे दे दिला के उसको अपने साथ में लाया और उसके साथ एग्रीमेंट किया, झूठा एग्रीमेंट, जिसमें उसने लिखा है कि उसने ठेकेदारी का, जिसका जिक्र भी राजा काशिफ साहब ने किया है। तो बस मामला तो यही है जी, जो मैंने के आपके कोशिश। तो आपके भाई जुल्फिकार का क्या रोल है इस सारे खेल में? उन्होंने जो है ना अपना जो प्लाजा था वो सदीक खान का जो भाई है अव्वल गुल, उसको जो है ना उनके आगे वो बेच दिया था। उनकी चीज थी, ठीक है, उन्होंने बेच दिया, मुझे उससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं था। सही। तो आपने अदालती कार्रवाई अपने भाई के खिलाफ भी कर रखी है? मैंने अपने भाई साहब के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई वगैरह जो है ना कोई नहीं कर रखी है। मेरा जो तल्लक है, जिसकी वजह से कि मैंने आपसे जो है ना कि आपके तवस्सुत से जो है ना मैं राब्ता कायम कर रहा हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि असल मसाइल की जड़ ये जो मेरा साबका किराएदार है ये है। अच्छा। और इसने ये सारा जो है ना ये ताना बाना बुना हुआ है और एक बंदे को आगे करके इसने जो है ना मुझे जो है ना जिच किया हुआ है। अच्छा। और इसकी वजह से मैंने 3 दफा ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को भी मैंने दरख्वास्त दी है, जिनके नंबर भी मेरे पास हैं। अच्छा। और इनमें जो है ना पहली दरख्वास्त जो है वो मैंने दी थी। जरा मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद आके बताइए। नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक का वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी ज़ियाउल्लाह साहब, आप कुछ दिखा रहे थे? हाँ जी, मैंने एक कंप्लेन की थी जी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में 14 जून को 2016 में, जिसका के ID नंबर 4667 था। उसके बाद मैंने दूसरी कंप्लेन की 24 मई 2018 को, जिसका ID नंबर है 14623। उसके बाद तीसरी दफा मैंने की है 17 अगस्त को 2018 को, जिसका ID नंबर 15278 है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है जी। तो मैंने बहरहाल उनसे जो है ना टेलीफोन पे भी रब्ता कायम किया है। ये बनी तो हम ओवरसीज दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई काम जो है ना कोई खास कुछ भी नहीं हो रहा।
अच्छा, जिसके साथ आपका मुआहदा हुआ है मोहम्मद खिजर, वो भी हमारे साथ है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। हेलो खिजर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ये किसला है आपका ज़ियाउल्लाह के साथ? क्या मुआहदा हुआ था, फिर बाद में कोई नया मुआहदा बन गया, ये हुआ क्या है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ इन्होंने एग्रीमेंट की है। अच्छा, तो कुछ ही अर्सा हमने काम किया है, साथ ही ये बदल गए हैं। क्या बदल गए? वो कह रहे हैं बदल गए हैं कि हमने नहीं देना, हमने बेचना है, ये वो। तो अभी हमारा काम तो ज़ियाउल्लाह मेरे साथ हैं, आप पूछें इनसे क्या बदला इन्होंने। वो मेरे साथ हैं, पूछें इनसे। पूछ लें, पूछे ना जी आप, पूछे ना क्या बदला है उन्होंने आपसे, मुआहदा क्या किया था, बात तय क्या, मामला तय क्या हुए थे, बाद में उन्होंने बदलाव क्या किया, पूछे। ज़ियाउल्लाह मेरे साथ है। बेचना चाह रहे हैं जी, कि ये हमारे साथ भी इन्होंने किया। इससे पहले उनका एक और वो किराएदार थे सदीक साहब, उनके साथ भी इनका 10-11 साल से केस लगा हुआ है। इनकी ये रूटीन बनी हुई है। अच्छा, तो जिस पार्टी को साथ एग्रीमेंट करते हैं फिर उनके साथ ये कानूनी कार्रवाई केस लगा देते। जी ज़ियाउल्लाह साहब, वो तो कह रहे हैं कि आपका ये मामूल बना हुआ है। 6 साल दरखास्तें उनके खिलाफ इन्होंने दी हैं। जब इन्होंने एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, जिस दिन का एग्रीमेंट ये कह रहे हैं बकौल इनके इन्होंने किया है, उस वक्त मैं पाकिस्तान में तो जरूर था, लेकिन मैं रावलपिंडी में मौजूद नहीं था और इसके पास मेरा सबूत भी है। और दूसरी बात यह है कि जबकि ये ऑलरेडी सदीक साहब उस मेरे बेसमेंट में मौजूद थे, तो उस सूरत में मैं इनके साथ कैसे मुआहदा कर सकता था कि भाई मैं आपको दूंगा, जबकि पहला बंदा ही जिसको मैं बड़ी मुश्किल से निकाल रहा हूं अदालत के जरिए, अभी वही वहां पे मौजूद है, निकल नहीं रहा। तो उसकी मौजूदगी के वक्त दौरान मैं इनके साथ मुआहदा कैसे कर सकता था? और दूसरी बात यह है कि ये 10 लाख रुपए कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे दिए हैं। अच्छा, इस चीज का उनके पास क्या सबूत, कोई सबूत है तो वो भी पेश करें कि 10 लाख किस तरह दिए थे, कैसे दिए थे, चेक की सूरत में दिए थे या किसी के मौजूदगी में दिए थे। जो गवाह हैं उनको भी सामने लेके आए। तो ये तो वो वैसे ही बात, हवा में बात करने वाली बात है कि इन्होंने 10 लाख रुपया मुझे दिया है तो दिया, उसका सबूत भी दें। और ये जो एग्रीमेंट में ये जो सिग्नेचर किए गए हैं मेरे, और मेरे जो अंगूठे लगाए गए हैं, वो भी सारे जेली हैं। अगर उनका फोरेंसिक टेस्ट हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया, जिसकी इनको पता चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि इनको क्या सजा मिल सकती है। कम से कम 10 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। जी खिजर, ये फौजी केस है। आज ये सब की बस ड्रामे लगा रहे हैं। तो वो सब बातें कानून में, वो अदालत में लिखी हुई हैं, सब हमारे पास सबूत है, सब कुछ है। ये बस अपने पास से लगे हुए हैं बस। अजहर सिद्दीक साहब, दोनों पार्टियां अगर कहें सबूत हमारे पास है, जो इल्ज़ाम लगा रही है या जिस पे लगा है, दोनों तरफ से कहा जाए मामला अदालत में है, सबूत अदालत में है, तो फिर कैसे ये केसेस चलते हैं आगे? ये अभी अदालत जो फैसला करेगी वही होगा। जी अजहर साहब, तो कानून से सुन जाए, सुन ले खिजर, सुन ले। देखिए मैं बताऊं, मैं जो बातें सुन रहा हूँ, क्या तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। हमारे यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसे हम किसी दौर में सादा लफ्जों में पंचायती निजाम कहते हैं। हालांकि कानून में गुंजाइश मौजूद है, मगर लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि इस तरह के जो मैटर्स है ना वो सेटल नहीं हो पा रहे। एक बुनियादी वजह तो ये है, मिसाल के तौर पर अगर कोई अलेज कर रहा है कि कोई जाली अंगूठे लगे हैं, साइन लगे हैं, तो इन्हें पर्चा दरखास्त देते फॉरेंसिक हो जाता है। ये जो हम कह रहे हैं हम साबित कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एम्बिग्यूटी तो नजर आ रही है। दूसरी हद तक जो उनका जो हमारे बाहर ओवरसीज सब बैठे हुए हैं, देखिए जो 2-3 हाल तो बड़ा वादे हैं कि अगर उनके साथ फौजदारी तौर पर किसी ने ज्यादती की है, अमानत में खयानत की है, वो भी 408 को 68 का पर्चा दे सकते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम इसे कहते हैं कि अगर आपने किसी से पैसे अगर ले ली हैं और अमानत में खयानत कर दी है तो आप उसके खिलाफ वो भी आ सकते हैं। प्रोसीडिंग इन दोनों पार्टीज के पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग मौजूद है। सिविल कोर्ट क्योंकि ये मैटर्स लेके हम सिविल कोर्ट की नेचर जो नजर आ रही है वो यानी कोई कॉम्प्लिकेटेड की है इनकी। अब दोनों ने दावे की नेचर क्या की है, यानी मिसाल के तौर पर किसी ने अगर एडजस्टमेंट का किया है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का किया है या डेक्लेरेशन का किया हुआ है कि मेरा ये राइट एस्टेब्लिश किया जाए। अब ये सारी जो ये एस्टेब्लिश कैसे होगा? अब डॉक्यूमेंट्स सबूत दोनों के पास हैं। देखिए अब यहाँ बात इतनी है कि यहाँ मेरी यहाँ तक गुजारिश है ना कि इस तरह के मामला में इंसाफ ऐसे लोगों को चाहिए कि इस तरह के मैटर्स को ज्यादा लिंगर ऑन मत करें। अपने वोकला को कहें कि दरखास्तें दें स्पीडी ट्रायल के हवाले से, यानी इस सारे काम की जो भी कंट्रोवर्सी है इससे नुकसान दोनों पार्टियों का है।
मिसाल के तौर पर जो आदमी गलत होता है ना, वो तो हमेशा चाहता है कि लटकाई रखूं, मैं मामले को फंसा ही रखूं, और जितना लिंगर ऑन कर सकूं, लिंगर होने का एडवांटेज हो सके। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सेटल करना, इस वक्त ओवरसीज कमीशन मौजूद है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को एक तरफ रखे, इन्हें चाहिए था कि ओवरसीज कमीशन को भी एक एप्लीकेशन बकाया देगा। अब देखिए, ओवरसीज पाकिस्तान होने का मकसद ये नहीं है कि आप गलत काम को सही करवा लेंगे, लेकिन स्पीडी जो है ना काम, वो हो जाएगा। इन्हें वहां भी अप्रोच करना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी ज़ियाउल्लाह साहब, आपने ओवरसीज कमीशन से रब्ता किया? मैंने जी जो मुझे बताया, मैंने पाकिस्तान, मैं वही आपको बात सुन रहे हैं, मैंने पाकिस्तान कौंसलेट में भी जो है ना ये कंप्लेन की है। उन्होंने अपना जो ब्रांच है मैनचेस्टर में है, उनको ये सारी तफसीलात दी हैं, उनको कहा है कि जो है ना ये मुतलका जो महकमे हैं उनमें भी आप जो है ना ये ज़ियाउल्लाह साहब की कंप्लेन जो है ना उधर उनको पहुँचाएँ, तो उन्होंने भी की है। उसके अलावा मैंने मुझे बताया गया था अपने वकील साहब की तरफ से कि भाई मुझे ये जो है पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन है वहाँ पे भी जो है ना की जाए, तो वहाँ पे भी मैंने किया, उसके नंबर मैंने अभी आपको दिए भी हैं। तो जहाँ तक ये मुझे इस चीज का जो है ना आप ये बताइएगा, सिर्फ ये बताइएगा, जरा क्लैरिटी रही है कि सिविल कोर्ट में आपके दावा क्या किया है, क्या चाह रहे हैं आप दावा में, इसी तरह दूसरी पार्टी ने दावा क्या किया हुआ है, उनका क्या है? जी आपने, जी ज़ियाउल्लाह आप बताइएगा, आपने दावा क्या किया हुआ है सिविल कोर्ट में, जो असर सिद्दीक पूछ रहे हैं? इन्होंने जो ये खिजर नाम का जो बंदा है जिसने जो एग्रीमेंट बता रहा है कि मेरे साथ किया है, जो कि सरासर जेरी एग्रीमेंट है, उसके जवाब दावा में जो मैंने मेरे जो वकील हैं उन्होंने, वो जाहिद सरवर हमारे साथ हैं, चले मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। जाहिद सरवर जी, जाहिद सरवर आपने दावा क्या दायर किया है सिविल कोर्ट पे? इनके जी अभी जो इशू इन मैटर है ना, वो इशू इन मैटर ये था कि इन्होंने पहले दावा किया कि सदीक साहब जो हैं ये हमारे किराया नहीं दे रहे, तो अदालत ने कहा कि साल 1.5 साल चलने के बाद मामला जो है कि इनके हवाले कब्जा कर दिया गया बैलेफ के थ्रू। अच्छा, ठीक है। तो इनके प्लाजा जो है वो 2 भाइयों का मुश्तरका प्लाजा था, तो कोर्ट ने जब फैसला इनके फेवर में दे दिया, इनके पास कब्जा भी इनके पास बैलेफ के थ्रू मिल गया, तो इनके भाई ने इसी दौरान में उस अरसे में इस प्लाजे के 2 हिस्से थे। ये 26 मरले का प्लाजा था, 3 फ्लोर और 1 बेसमेंट पर तामीर शुदा था, और प्लाजा का एक बेसमेंट एक ही है। प्लाजा का आधा हिस्सा मलकीती था, ज़ियाउल्लाह साहब का था, जबकि प्लाजा का दूसरा हिस्सा इनके भाई जुल्फ़िकार अली का मलकीती था। अच्छा। जिसने अपना आधा हिस्सा 13 मरले अव्वल गुल वल्द हैरत गुल साकन मकान नंबर 974 गली नंबर 27 सेक्टर I-10 4 इस्लामाबाद को फरोख्त कर दिया, जबकि बेसमेंट के आधा हिस्सा में मोहम्मद सदीक वल्द हैरत गुल, यानी जिसको इनके भाई ने जो प्लाट जो प्लाजा था वो बेचा, हकीकी भाई अव्वल गुल बतौर किरायादार अरसा दराज से काबिल था, जो कि मोहम्मद सदीक ने साहिल के बैरूनी मुल्क होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बदनीति से साहिल की जायदाद पर गैर कानूनी और नाजायज कब्जा कर लिया और नादहिंदा कराया हो गया, जिस पर साहिल ने मोहम्मद सदीक मजकूर से कब्जा जायदाद ज़ैर किराया बजरिया अदालत हासिल किया और प्लाजा का आधा हिस्सा बेसमेंट साहिल के कब्जा और मलकियत में रहा। दोनों अल्जाम अलैह ने बदनीति और बददियानती से साहिल के आधा हिस्सा बेसमेंट को बजरिया फ्रॉड मोहम्मद खिजर वलशाह मोहम्मद साकन मकान नंबर E945 गली नंबर 45 सेक्टर 2 खियाबान सरसीद रावलपिंडी में एक मुआहदा ठेकेदारी बरूए स्टाम 4488 मोरखा 25/11/2017 साम फरोश मोहम्मद बिलाल लाइसेंस नंबर 82979 कैंट से फर्जी जारी और तैयार करवाया, जिसमें शरायते किरायादारी तहरीर हैं और टाइटल मुआहदा ठेकेदारी लिखा है, ताकि बाद अज़ाम बदनीति से कानूनी पेचीदगियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अल्जाम अलैन ने आपस में साजबाज करते हुए अपनी मर्जी से मुद्दत किरायादारी 10 साल मुकर्रर करते हुए 10 लाख रुपए सिक्योरिटी के। अच्छा, आप ओवरसीज कमीशन भी गए थे जाहिद सरवर? मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मुझे पढ़ने दे, और प्लाजा का नाम खियाबान प्लाजा की बजाय ज़िया प्लाजा लिख दिया, और बामुताबिक पंजाब कानूनी किरायादारी ये कि स्टाम किराएदार बाहक मालिक जायदाद जारी करवा कर तहरीर तकमील करवाया जाता है, और मुद्दत किराया जायदाद होने की सूरत में मुतलका रजिस्ट्रार रेंट कंट्रोलर से रजिस्टर करवाना जरूरी है,
जबकि स्टाम्प हजार तो इस तरह जारी किया, जायदाद जियाउल्लाह जब स्टाम्प जारी करवाया तो उसने अपने नाम से जारी करवाया, और जब उसने उसको लिखा तो उसमें जायदाद लिख दिया, जियाउल्लाह भाग किराएदार कर दिया। और इसको जब हमने कंप्लेंट दी, शेख मोहम्मद खिजर दर्ज कर दिया, और जब हमने इसको अदालत में हमने दरख्वास्त दी, अदालत में इन्होंने जो खिजर जो था इसने जब एक दावा दायर कर दिया कि जनाब इस जगह का मैं मालिक हूँ, ये मेरे पास स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ है और मैंने इसको 10 लाख पगड़ी दी है और ये इसकी जो है ना 30,000 रुपये कराया। ये सारा फर्जी था, ना तो इन्होंने कोई रकम वसूल की, ना ये स्टाम्प लेने गए और ना ही खिजर के पास स्टाम्प आया। आज जो इसके ये दरख्वास्त थाने में दरख्वास्त दी कि इनके खिलाफ जो है जो जाली स्टाम्प पेपर जारी करवा के ये पूरी एक चेन बनी। मोहम्मद सदीक जो था ये पहला किराएदार था, इसको अदालत के हुक्म के जरिए निकाला गया, लेकिन इसके भाई ने मोहम्मद जियाउल्लाह के भाई ने अपना आधा हिस्सा प्लाट का जब सेल आउट किया तो अव्वल गुल को किया, जो कि सदीक के भाई थे। और जो खिजर साहब थे जिनका ये जिक्र हो रहा है, जिसने जाली स्टाम्प पेपर कराया गया बैक गेट, उसने ना तो ये जियाउल्लाह साहब ने स्टाम्प पेपर जारी करवाया, ना जियाउल्लाह साहब ने स्टाम्प पेपर। अच्छा जी अजहर साहब, जी अजहर सिद्दीक, सुन जितनी जब हमने इनके खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी, सिविल मैटर्स ऐसी हैं कि उसने खिजर ने भी अदालत से दावा दायर करके स्टे ले लिया, और अव्वल गुल जो सदीक का भाई था उसने भी अदालत से दावा दायर करके इनको जब ये अपनी दीवार नीचे बेसमेंट में दीवार लगाने लगे उन्होंने भी स्टे ले लिया। इसके बाद जियाउल्लाह साहब ने भी कहा कि मुझे बस कब्जा दे दिया गया तो मुझे भी स्टे दे दिया गया। तीनों के पास स्टे मौजूद है, लेकिन असल मुजरम जो है वो खिजर जिसने जाली स्टाम्प पेपर जारी किया उसकी मावनत कर रहे थे अव्वल गुल, और उसकी जो मेन था सदीक जो पहले इनका किराएदार था, वही मशीनरी उसने सामान उठा के उस पर कब्जा कर लिया। अब जब अदालत जब हमने पुलिस चौकी में दरख्वास्त दी 8 अगस्त को दरख्वास्त दी, 8 अगस्त। अच्छा ठीक है, अब औरों की भी सुन ले जाहिद सरवर साहब, औरों की भी सुन ले, मेरी सिर्फ सुन लेना। उसके बाद इन्होंने ओवरसीज कंप्लेंट, हमने सुन ली आपकी कमीशन को, एक सुन लेना बात, ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन को मैंने कहा वहां भी एप्लीकेशन दें, ये अदारा इसी काम के लिए बना हुआ है। तो इन्होंने 16 अगस्त 2018 को इन्होंने कंप्लेंट वहां पे लॉन्च कर दी। अब जी अजहर सिद्दीक। अच्छा मैं अर्ज करूं, देखें ये जितनी बातें वो कर रही हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्राडिक्शन सारे काम में इतनी है, मैं इसका बड़ा आसान बता रहा हूँ। हमारे ओवरसीज जो भाई है ना, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की दरखास्त, यानी जिस तरह ये कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं ना, या तो ये वकीलों के चक्कर में माजरत के साथ मेरे किसी भाई को मेरी इस बात से बुरा ना लग जाए कि ये जो मामला था ना, सिविल कोर्ट का एक स्टे लेना, दूसरा स्टे लेना, एक पर्चा दर्ज कराना, ये तो इसी कॉम्प्लिकेशन में ही मारे जाएंगे बेचारे। इन्हें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस की एक दरखास्त दे, उस दरखास्त के अंदर ये सारे मामला जो बताए हैं ना, ये सारा बताएं, और वहां जिन्होंने जाली काम भी किया है या ज्यादा लंबा नहीं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस देने के लिए, ये एक फिट केस है कि जहां मुझे नजर आ रहा है स्टाम्प पेपर भी जाली है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ कानून की मुँह शगाफियों में घुमाया जा रहा है। और ये सारे मसले, मैं तो हैरान हूँ कि सारे मसले में जालसाजी के हवाले से अंदराजे मुकदमा की दरखास्तें क्यों नहीं, अभी तक फॉरेंसिक क्यों नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर फॉल्ट ये है कि वो बाहर बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर के हालात का पता नहीं है। इन्हें फौरी तौर पर जो मुझे नजर आ रहा था, बाकायदा हमारा सुप्रीम कोर्ट का इसका ओवरसीज ह्यूमन राइट सेल का ओवरसीज का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो वो बैठ के सारे मामले को देखता है, टेकअप करता है। और इनका जो मसला, जब मुझे अगर ये सिविल कोर्ट हो और ये फौजदारी में रहेंगे, आई डोंट थिंक सो दे विल गेट ए जस्टिस, जो बड़ा टाइम एक लगेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट जो काम है वो ये है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज को नोटिस की दरखास्त दे दें। बाकायदा उम्मीद है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सारे मसले वंस फॉर ऑल के सेटल हो जाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी जाहिद सरवर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी पूछे। मेरा सिर्फ ये है कि ये जो अदारे हैं पब्लिक फंक्शनरी इदारे, अगर ये अपना काम नहीं करना चाहते तो इस अदारों को बंद कर देना चाहिए।
मेरे पास आज एक नहीं कितने लोग आते हैं जो पब्लिक फंक्शनरी इदारों के डसे होते हैं, और अगर कोर्ट ने काम करना है तो पब्लिक फंक्शनरी इदारों को बंद कर देना चाहिए। नहीं राय सरवर साहब, देखिए मैं बताऊं आपको इसका तरीकाकार क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ डेफिमेशन लॉ नहीं ला रहे ना, आप टॉर्ट के कानून को अप्लाई कर रहे हैं, बड़ा लंबा काम है। क्योंकि इदारे अगर काम कर रहे होते, सुनिए बात, अगर इदारे काम कर रहे होते तो आज खुद नोटिस 70,000 की जरूरत नहीं है, 70,000 ह्यूमन राइट के किसी वजह हम आपका पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है। कवानीन के अंदर इतने इबहाम मौजूद हैं। आपने जो कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं ये बड़ी जबरदस्त, लेकिन इसका मसला कहीं ना कहीं सेटल तो करा रहा है। हमारा ओवरसीज भाई का ही हक बनता है, और बज़ाहिर नजर आ रही है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है स्टाम्प पेपर लेके जालसाजी करना, और यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है। राजा काशिफ, आपने इस सारे मामले को देखा है, यकीनन दूसरे जो लोग हैं अफ्रीकैन जो हैं दूसरे, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, वो भी कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ज़ियाउल्लाह बाहर बैठे इनका काम ही है, ज़ियाउल्लाह कुछ और कहानी बना। आपका एनालिसिस क्या है? शाजिया देखें, इसमें काफ़ी सारी ये स्टोरी अभी सही तरह खोली नहीं गई, इसको खोलना चाहिए। इनके वकील ने कहा 8 अगस्त को इन्होंने दरख्वास्त दी, 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, जाली स्टाम्प पेपर है। खिजर को आपने लाइन में लिया, खिजर कह रहा है मेरा स्टाम्प पेपर दुरुस्त है। मुझे सिर्फ इनके वकील ये बता दें, 8 अगस्त को दी गई दरख्वास्त, आज सितंबर का महीना है, तो क्यों नहीं अभी तक इस पर FIR दर्ज हुई? बहुत बड़ा ऑफेंस है, जाली स्टाम्प पेपर से आप जायदाद भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये तो सिर्फ किराएदारी का था। दूसरा मेरा जो इनसे पूछना है अपना ज़ियाउल्लाह साहब से ये पूछना है कि इनका जो सदीक के साथ झगड़ा था उससे कबल क्या कोई जिरगा हुआ था अदालत में जाने से पहले, जहाँ पे मुतलका UC के चेयरमैन ने कहा था कि सदीक साहब आप सदीक साहब हक पर हैं और जो ज़ियाउल्लाह साहब हैं वो नाहक कर रहे हैं उनसे। ज़ियाउल्लाह साहब का एक कोई इनके मिसिस के कज़न है या शायद भाई हैं, वो भी इसमें थे जिरगे में, उन्होंने भी कहा कि मैं दोबारा आपके जिरगे में नहीं आऊँगा। इनके भाई के साथ को मसाइल थे जिसकी वजह से ये प्लाजा फ़रोख्त हुआ। उसके बाद सदीक को 10 साल की मुद्दत में उसने कहा, ये जो इन्होंने दीवार वाली बात बताई है वो दीवार उसने कहा मैंने काफ़ी अर्सा पहले निकाली थी, दीवार का एक बहाना बनाया गया, प्लाजे की फ़रोख्त होने से मसले बने हैं। सादी सी बात है शाजिया, 8 अगस्त को दी गई दरख्वास्त फौजदारी मुकदमे के लिए, तफ्तीशी उस दरख्वास्त का कह रहा है कि मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया। मैंने इनके मुलाजिम जो इनका जो मुख्तार ख़ास है ज़िया साहब का मुजफ्फर, उनसे मैंने कल बात की थी, 24 घंटे मैंने उन्हें कहा था आप अपनी दरख्वास्त को चेक करें उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त, क्यों FIR दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज नहीं हुई तो 1 महीना हो गया, 22A की एप्लीकेशन दे के मुकदमे का इंदराज क्यों नहीं कराते? यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा केस। फौजदारी मुकदमा है, ये तो सिविल मुकदमा है ही नहीं। जाली कागजात तैयार करा के कल को प्लाजा आपका अपने नाम करा लेंगे। तो जो जिसने जाली अगर कागज़ उसने तैयार कराए हैं तो वो ख़रीदने वाले कागज़ भी तो तैयार करा सकता था ना, कि मैंने ख़रीद लिया है, रजिस्ट्री तैयार करा सकता था, स्टाम्प ही तैयार होनी थी, रजिस्ट्री भी। तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जिनका जवाब ज़िया साहब को खुलकर बताना चाहिए। 10 साल में दीवार का मसला नहीं था, 10 साल के किराएदार को क्यों निकाला, वो मसाइल बयान करें ताकि बेहतर सूरत हाल सामने आ सके। अच्छा देखिए, मैं एक छोटा सा आसान आपका मसला हल कर देता हूँ। अभी तक ये इन्होंने ज़िया साहब की एक गलती बड़ी तो है कि इन्होंने अभी तक जायदाद को तकसीम क्यों नहीं कराया। जॉइंट खाता है, इकट्ठी जायदाद है, अगर तकसीम भी करनी थी ना कोई डिवीजन हुई थी, सबसे पहला काम तो सब डिवीजन का था। और ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है किसी स्टेज पे अगर चैलेंज हुई तो ये मसाइल बन सकते हैं। देखिए जब जॉइंट इकट्ठी प्रॉपर्टी खरीदी जाए तो हर इंच का माफ कीजिए, मुझे बात करने देंगे प्लीज? जी प्लीज करें ज़ियाउल्लाह साहब। ये जॉइंट प्रॉपर्टी जो है ना लगती है, जो जॉइंट बिल्कुल नहीं है। मेरी जमीन मेरे नाम पे है, भाई साहब की उनके नाम पे थी। सिर्फ सुन ले मेरी बात, ये बनाई की तामीर ऐसे की गई थी कि इसके दरमियान में दीवार सिर्फ नहीं थी, दीवारों की जगह पिलर लगाए गए थे, वही हदबंदी थी। और ये मेरे नाम पे शुरू से है और भाई साहब के नाम के पे शुरू पे है। तो इसका कोई हदबंदी हो, इसका कोई मसला नहीं है। तो भाई साहब ने अपना जो है ना वो जगह वो अपनी उन्होंने भेज दी, मेरे पास थी। ये सदीक खान मेरे साथ हमारे साथ जो है ना ये तकरीबन 10 साल रहा। और इसको मैंने निकालने की जो वजह है वो वजह ये थी कि इसने वो जाके, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि इसने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया और उसने मेरे पूछे बगैर मेरे प्लाजे की पिछली पूरी दीवार निकाल दी, जिसका उसने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया। जिसकी वजह ये मेन बात ये थी जिसकी वजह से इसको मैंने बदरिया कोड निकाला। उस दौरान इसने किराया भी देना बंद कर दिया,
बाद में कोर्ट के जरिए ये किराया देता रहा। जहां तक जिरगे का तल्लक है, मेरे वो भाई साहब बात कर रहे थे, वो जिरगा बिल्कुल वो बैठा था, वो और नाज़म साहब थे वहां के, उन्होंने बात की मुझसे, उनसे बात की, और वो जाहिर है कि मैं तो दियारे गैर में बैठा हूँ, उनकी हमदर्दियां तो वहां पे जो मकामी हैं उनके साथ हैं, तो उनके वो फैसला तो ये कोई मतलब जिरगा सिस्टम को तो हकीकत में वो तो मैं चाहता ही नहीं हूँ। अदालतें जो यहाँ पे मौजूद है जी, हमको कहीं इलाका गैर में तो नहीं बैठे हुए जो कि हम जिरगों के जो है ना वो बात या सुने, वो तो जिरगा वो फैसला करेंगे जो उनके हक में होगा। मैं उसको तो मुनसब तो उनको मैं मानता ही नहीं, मैं तो अदालतों से रुजू कर रहा हूँ। अदालतें जो है यहाँ पे मेन चीज तो अदालतें हैं, जिरगा का क्या है जी? इनको ज़ियाउल्लाह साहब को सुप्रीम कोर्ट में आज खुद 8 अगस्त वाली दरखास्त के हवाले से बता दें कि अभी तक क्यों नहीं इस पे FIR का इंदराज फॉलो क्यों नहीं किया? आपके मुलाजिम ने फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं उन्होंने फॉलो किया? वो चौकी इंचार्ज कहता है मेरे पास तो दोबारा कोई आया ही नहीं। जी मैं 8 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक कंसेक्टिवली पुलिस चौकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में बतौर वकील और बतौर जो मुख्तार खास था उसको लेके हाजिर होते रहे हैं, पेश होते रहे हैं। फिर मैंने 18 अगस्त को ज़ियाउल्लाह साहब के कहने पे 22A की एप्लीकेशन मूव की। उसके बाद जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सादत हुसैन मलिक साहब के पास केस जो है वो फिक्स हो गया। उसके बाद पहली पेशी इसकी 4 सितंबर के लिए पड़ी, जिसपे पुलिस चौकी अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी SHO सिविल लाइन रावलपिंडी ने कमेंट्स देने थे। 4 सितंबर को भी कमेंट्स कोई नहीं आए। फिर आज तारीख थी 14 सितंबर 2018 को, आज भी कमेंट्स कोई फाइल नहीं हुए। फिर कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने कहा कि आज रिपोर्ट हर हाल में चाहिए। फिर उसके बाद जो है जो मुख्तार खास था ये गया वहां पे, उसने कहा कि मैं ज़ियाउल्लाह को फोन करता हूँ, उसको क्या कहते हैं खिजर को फोन करता हूँ, पार्टी को बुलाता हूँ, फिर करता हूँ। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पूरा 1 माह हो गया, अगर पब्लिक फंक्शनरी इदारों ने काम नहीं करना, पुलिस जो है पब्लिक फंक्शनरी इदारा है, यहाँ मैंने कम से कम 10 के करीब बतौर एडवोकेट, मेरा काम नहीं है आना, लेकिन मैंने विजिट किया। आपने जिसके फोन नंबर मांगे हमने दिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। इट इज द बेस्ट केस फॉर एक्सरसाइज ऑफ शो बोर्ड जुरिसडिक्शन इन चीफ आपको जुरिसडिक्शन में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन आप, और यहाँ इशू ये बनाया गया सिविल लाइन सिर्फ एक ही है, रावलपिंडी में सिविल लाइन एक ही है, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन SHO एक ही है, सिविल लाइन कोई रावलपिंडी में 2 नहीं है। गुलाम सरवर साहब, आप अपने क्लाइंट को मशवरा दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की एक दरखास्त दें। ये वाकई आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादती हो रही है निजाम में। वजह ये है एग्जेक्टिव तो काम करते नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं ओवरसीज बाकायदा ओवरसीज के हवाले से वहाँ पर सेल मौजूद है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 70,000 आज खुद नोटिस इसी तरह के दौरान इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और ये जो केस है मुझे तो बड़ा फिट केस नजर आ रहा है। आप इन्हें क्या मशवरा देंगे अजहर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाकायदा आज खुद नोटिस की दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में, ओवरसीज का बाकायदा एक अलग सेल बना हुआ है, और इनकी दरखास्त के ऊपर मुझे बड़ी उम्मीद है कि फौरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और ये जितने जालसाजी हुई है, हमने तो बहुत केसेस देखे हैं जो दिनों के अंदर सेटल हुए हैं, हमने तो घंटों के अंदर केस सेटल देखे हैं कि ये क्रॉनिक केस है। ये तो नजर आ रहा है कि मिली बगर के साथ ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक हमारे साथ है, जाहिद सरवर कादरी, राजा काशिफ और ज़ियाउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी स्टोरी ज़ियाउल्लाह साहब हम फॉलो अप भी लेते रहेंगे, हम अपनी स्टोरीज़ पर फॉलो अप भी लेते हैं ताकि पता चल सके कि केस कहाँ तक पहुँचा है और जो इंसाफ मांग रहे हैं उनकी जो दादरसी हो पा रही है या नहीं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।